अगर कोई लखनऊ का रहने वाला है या फिर कभी लखनऊ में रहा है तो उसके लिए लखनऊ महज किसी शहर का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसा एहसास है जो उसे माजी की रंगीनियों में डुबो देता है। उसके जहन में गुजरे हुए वक्त की बेपनाह यादों के तूफान उमड़ने लगते हैं। लखनऊ दुनिया के उन चंद शहरों में से एक है जो दरिया के दोनों सिरों पर आबाद रहा है, और उसकी तासीर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ ना तो गंगा बहती है और ना जमुना, लेकिन गंगा जमनी तहजीब का मरकज यही बना जो आज भी किसी हद तक कायम है। आज हम बात करते हैं लखनऊ के मरकज यानी हार्ट ऑफ द सिटी की, जिसे शहर में वो मुकाम हासिल है जो लंदन में चैरिंग क्रॉस या ट्रफाल्गर स्क्वायर को, न्यूयॉर्क में मैनहट्टन को या काहिरा में तहरीर मैदान को हासिल है। जी हाँ, हम जिक्र कर रहे हैं लखनऊ के दिल की धड़कन यानी हजरतगंज की, वो जगह जिसे माजी में मुनव्वर बख्श या हजरत बाग के नाम से जाना जाता था। वहाँ सन 1827 में नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने गंज बाजार की नींव रखी, जिसमें चाइना बाजार और कप्तान बाजार शामिल थे। सन 1842 में इस जगह को नवाब अमजद अली खां, जिन्हें हजरत के नाम से भी जाना जाता था, के नाम पर हजरतगंज कहा जाने लगा। लखनऊ में 52 गंज थे और 42 बाग। सितम ज़रीफ़ी ये हुई कि बहुत से ऐसे बाग थे जिनकी आबादी बढ़ी, हालात बदले और उन बागों के नाम भी गंज पर हो गए। एक दो नाम हम आपको बता सकते हैं, जैसे निशात बाग आज निशातगंज है, और एक बहुत ख़ास हज़रत बाग जिसे हम आज हज़रतगंज कहते हैं। वाजी अली शाह की एक बेगम थी, शैदा बेगम। जब 1857 की पहली जंग आज़ादी चल रही थी और ख़त किताबत इनसे हुआ करती थी, तो 28 अक्टूबर 1857 को शैदा बेगम ने ख़त लिखा था वाजी अली शाह को। उसमें इन्होंने बाकायदा ये डिस्क्राइब किया है, मैं उन अल्फाज को रिपीट कर रहा हूँ। जाने आलम, आपके और आपके बुज़ुर्गों का आसाइश और आराम के लिए बसाया गया ये हज़रत बाग अब बर्बाद हो गया है। जंग आज़ादी की वजह से यहाँ पर सुबह शाम फ़ौजें आती हैं, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, और अब ये हज़रत बाग तकरीबन ख़त्म हो गया है। अगर गुजरे ज़माने से लेकर आज के दौर के हजरतगंज के जोग्राफिया की बात की जाए तो रकबा लगभग उतना ही रहा। इसकी हुदूद कैसरबाग से होते हुए सितारों वाली कोठी तक, और सिकंदर बाग से बनारसी बाग, और दिलकुशा होते हुए कोठी हयात बख्श तक ही रही। गदर से लेकर आज़ादी तक हजरतगंज एक मरकज़ी किरदार में लखनऊ की नुमाइंदगी करता रहा। मशहूर मुसन्निफ़ मौलाना अब्दुल हलीम शरक, एक और मशहूर रिजवी और भटनागर, जिन्होंने 1857 में पहली जंग आज़ादी की पूरी दास्तान 5 हिस्सों में लिखी है, और जिसमें दूसरा हिस्सा पूरा लखनऊ के ऊपर है। इसके अलावा 1880 के तकरीबन पीसी मुखर्जी ने एक अपनी किताब लिखी द पिक्टोरियल लखनऊ। पिक्टोरियल लखनऊ में भी उन्होंने इसके हुदूद के बारे में बताया है। शरर इसकी हुदूद के बारे में लिखते हैं कि कैसर बाग के पूर्वी दरवाजे से जब आप बाहर निकलें तो आपको ऊंची ऊंची 2 दीवारें दिखाई देंगी, और उनके थोड़ा सा आगे बढ़कर आपको चीनी बाज़ार मिलेगा, चीनी गेट मिलेगा, और चीनी गेट से थोड़ा सा आगे बढ़ते ही आपको एक दरवाज़ा दिखाई देगा जिसके ऊपर अवध के निशान बने हुए हैं, यानी वही 2 मछलियाँ जो होती थी, मोटिव्स, वो बने हुए हैं। बस यहीं से शुरुआत हज़रतगंज की हो जाती है। और इसका इख्तिताम कहाँ पर होता था वो बहुत सी किताबों में मौजूद है। बहुत से तारीख़ निगारान ने लिखा है कि पूरब में जहाँ के ऊपर कोठी हयात बख्श थी या है, जिसे आज गवर्नर हाउस कहते हैं, वहाँ तक इसका रकबा था लंबाई में। तो पूरब से पश्चिम तक इसकी हुदूद ये तय हो जाती है। अब हम देखेंगे उत्तर से दक्षिण तक इसका क्या है। तो उत्तर में अगर आप देखें इसके,
तो तारों वाली कोठी, कोठी खुर्शीद और मोती महल, इसके अलावा आगे चिरैया झील वगैरह। और इसके दक्षिण में ख़ास तौर से ये माना जाता है कि दारुश्शफ़ा, जो आज भी दारुश्शफ़ा के नाम से मशहूर है, ये नसीरुद्दीन हैदर बादशाह ने अंग्रेज़ी यानी एलोपैथिक टाइप ऑफ मेडिसिन के लिए अंग्रेज़ों को बना के दिया था ताकि आवाम को एलोपैथी से भी रूशनास कराया जा सके। कुछ अरसे बाद सन 1857 में गदर हुई। तब अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से लखनऊ और हजरतगंज पर कब्जा कर लिया और इसे लंदन की क्वीन स्ट्रीट की तर्ज पर नई इमारतों से सजा दिया और नवाबी दौर या उससे पहले की इमारतों को ढहा दिया गया। हजरतगंज का नाम जो है वो कोई खाली लखनऊ की सरहदों तक के सीमित नहीं था, बल्कि जो लोग आसपास के ज़िलों में रहते थे उनको भी ये था कि लखनऊ में एक ऐसा बाज़ार है कि जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग जाते हैं और बड़ी बड़ी दुकानें हैं, और उसमें काफ़ी अंग्रेज़ों की उस वक्त दुकानें कुछ हुआ करती थी, वो लोग हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट था हजरतगंज का। हमारे ज़माने में भी बहुत बचपन से वो बहुत ही एलीट मार्केट समझा जाता था। 50 साल से ज़्यादा समय हो गया मुझे लखनऊ शहर में हजरतगंज में रहते हुए, और इन पिछले 50 साल में मैंने हजरतगंज को बदलते हुए देखा। हजरतगंज तो मेरे लिए समझ लिए एक तरह का एक्सटेंडेड स्कूल था, क्योंकि हजरतगंज में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। पास में था, हम लोग बोर्डिंग में थे सेंट फ्रांसिस में, जो कि बहुत पास में करीब में ही है। तो जब भी रात को चुपके से निकलते तो हजरतगंज में ही पहुंचते थे। सबसे बड़ी बात ये थी हजरतगंज में कि एक कोने पर खड़े हों आप तो दूसरे कोने तक आप लोगों को पहचान से देख सकते थे, और यही होता था कि भाई शाम को कहाँ मिलेंगे, हजरतगंज में। इस जगह के रुतबे और स्टेटस को इस बात से समझा जा सकता है कि जब रिंग थिएटर की तामीर हुई, जिसे आज हम जीपीओ के नाम से जानते हैं, वहां हिंदुस्तानियों को जाने की इजाजत तक नहीं थी। अंग्रेजों के अशराफिया की तफरीह और सकाफत के मरकज के तौर पर मेफियर और रॉयल कैफे का नाम बहुत मशहूर हुआ, जबकि इंडिया कॉफी हाउस, जिसे ICH भी कहा जाता था, वो हिंदुस्तानी मुसन्निफ यानी लेखकों, मुफक्किर यानी चिंतकों और सहाफ़ियों यानी पत्रकारों में बेहद मकबूल था। सन 57-58 में, उसके बाद से लखनऊ में हूँ। कितने जब बंद होते देखे, कितने खुलते देखे, ये सब मेरे सामने होता रहा। और उसके पहले जो हुआ था वो लोगों से मालूम होता था बातचीत करने के बाद कि यहाँ ये था, यहाँ ये था। जहाँ पे छंगामल है वहाँ पर बैनबोज हुआ करता था। तो एक ज़माने में जो कॉफ़ी हाउस है हजरतगंज का, उसको लोअर हाउस कहते थे और बैनबोज को अपर हाउस कहते थे। लखनऊ का कॉफ़ी हाउस का बड़ा कंट्रीब्यूशन है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, आज़ादी की लड़ाई में, कि यहाँ के जर्नलिस्ट ने, यहाँ के पॉलिटिशियंस ने, यहाँ के लिटरेरी फिगर्स ने, ये लोग सब बैठ के एक जगह के ऊपर एक तरह से कि इंस्टीट्यूशन था फॉर ट्रेनिंग। कॉफ़ी हाउस में बैठने वाले मंत्री हो गए, गवर्नर हो गए, प्राइम मिनिस्टर तक हो गए, ऐसे ऐसे लोग कॉफ़ी हाउस में बैठते रहे हैं। आज के दौर में ये बहुत मुश्किल है किसी को समझा पाना कि आप कॉफ़ी हाउस में बैठे हुए हैं और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है वो अचानक गाड़ी रोके और अंदर आ जाए और आके पूछे कि भाई एजेंडा क्या चल रहा है। और हर एक आदमी अपना ऑनर समझता था वहाँ बैठना। उसके बाहर ही एक चाट वाला भी बैठता था, बहुत बढ़िया चाट थी उसकी। तो उसमें उस वक़्त के लोग जो MPs वगैरह थे और ये थे, जिनको शौक़ था चाट का, वो बाहर बैठकर और सीढ़ी पर बैठकर वो चाट खाते थे और उसकी जो कुप्पी थी उसे बंद करवा देते थे जिससे पहचान में ना आए। जितने भी अहम लोग थे सबको अगर एक जगह के ऊपर आप देखना चाहें तो हजरतगंज में एक इस तरफ से चले जाइए और उस तरफ से चले जाइए और जाके काफ़ी हाउस में बैठ जाइए, तो आपको सब कुछ जो है उत्तर प्रदेश के बारे में और लखनऊ के बारे में पता चल जाता था। और आप आगे बढ़िए तो कुकरेजा स्पोर्ट्स हुआ करता था, वो भी चले गए। बॉम्बे टेलर्स उसके बगल में हुआ करता था। ये आगे चलकर आपके जितने भी थे आज़ादी के बाद चौधरी वगैरह जितने भी आए हैं, ये सब उसके बाद आए हैं। उसके पहले पहले छोटी छोटी दुकानें इसमें थीं सब। ये चौधरी स्वीट हाउस में उस दौर में तमाम बड़े राजनेताओं को मैंने जो है खाना खाते हुए देखा।
जो अब उसका स्वरूप बदल गया है। और आगे चलिए जहाँ पे अब मोती महल है, वहाँ मलकानी वाइन शॉप हुआ करती थी। बहुत ही मशहूर सेंटर पॉइंट था, मलकानी साहब चलाते थे उसको। अभी हाल में एक दुखद स्थिति ये हुई कि ब्रिटिश बुक डिपो बंद हो गया। अब ब्रिटिश बुक डिपो ऐसा था कि जहाँ जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और तमाम लीडिंग पॉलिटिशियन जो हैं समय समय पे बराबर ब्रिटिश बुक डिपो में जाते रहे हैं। एक छेदी लाल हैं, वो आज भी हैं, उनकी कॉफ़ी शॉप थी वहाँ पे। और उसके आगे सुपर ड्राई क्लीनर्स हुआ करते थे। अब बात आती है जनपथ मार्केट की। जहाँ जनपथ मार्केट है वहाँ पे बेगम कोठी हुआ करती थी, जिसको बड़ा डाकखाना कहा करते थे। और 1857 की लड़ाई जो है वो बेगम कोठी में लड़ी गई। 900 लोगों ने अपनी जान दे दी। वो बड़ी एक ऐतिहासिक कोठी हुआ करती थी, तोड़ दिया गया और उसको हटा के वहाँ पे जनपथ मार्केट बना दिया गया। जब ये लव लेन को एनक्रोचमेंट फ्री कराया तो उनकी दुकानों को उन्होंने वहाँ पे रीसेटल किया, जनपथ मार्केट। तो जनपथ मार्केट की ओरिजिन वहीं से शुरुआत हुई एज अ सेटलमेंट ऑफ लव लेन। सबसे पहले जब हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे तो हमारी किताबें लेने के लिए यूनिवर्सल बुक डिपो में हम गए। आस पास का इतनी खबर नहीं थी, मगर जो बड़े होते गए तो ज़रा नज़रें इधर उधर भी गईं। और वहाँ एक होटल राइट साइड पे कपूर को सी से लिखा हुआ था, मगर अंदर कभी नहीं गए उस वक़्त। मगर ये अंदाज़ा हुआ कि बहुत बड़ा होटल। उसी के साइड में रेलवे का दफ्तर था, वो भी बहुत बड़ा सा था। और उसके साइड में मेफेयर था। जब दाखिल हुई अंदर तो सामने उसके स्टेयरकेस था, जीना था। दाहिनी तरफ कुमार साहब हुआ करते थे जो उसके टिकट देते थे। आप किसी भी सिनेमा हॉल में चले जाएं तो वहाँ पर लोग बाग सीटी बजाएंगे, राउडिज्म होगा, टिकट ब्लैक में मिलेगा, एक अजीब मंजर होता था। लेकिन जब महफिल में सिनेमा देखने जाते थे तो लोग खुद संयमित हो जाते थे, अच्छे कपड़े पहन के जाते थे। तो एक बहुत ही वेल मैनर्ड लोग यहाँ पर आते थे और अंग्रेज़ी फिल्में ज़्यादातर आती थी। 1972 में पाकीज़ा वहाँ लगी। मतलब पाकीज़ा को वो स्टेटस मिला जो हॉलीवुड फिल्म्स को मिलता था। पाकीज़ा के बाद फिर बॉबी आई और वो ऐसी फिल्में थी कि जो आई तो चिपक गईं। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली लंबी लंबी चलती रहीं। और संडे के आफ्टरनून में एक कब क्लब होता था इंटरवल में, और सब लोगों को जो अच्छे लोग थे, जो गा सकते थे, वो उनको बुलाया जाता था स्टेज पे और वो गाते थे। और जिन जिन के बर्थडे थे उनको बुला के उनको मुबारकबाद दी जाती थी। एक शीशे का दरवाज़ा था जो कि क्वालिटी रेस्टोरेंट और मेफेयर के बीच में था। और उसके अंदर से जब हम लोग बाहर निकलते थे कभी फिल्म के जब ज़्यादा, तो देखते थे लोग बैठे हुए चाय पी रहे हैं और उनके आगे स्टैंड रखे हुए हैं, उसके अंदर पेस्ट्री रखी हुई हैं, उसके अंदर कुछ चौकोर से, ये तो नहीं पता था कि किस तरह के बिस्किट है, लेकिन चौकोर थे, बिस्किट रखे होते थे और सैंडविचेस रखे होते थे। तो बड़ा मुंह में पानी आता था और पूछते ये जी चाहता था अंदर बैठे। लेकिन जब वहाँ लोगों से पूछा कि अंदर चाय कितने की मिलती है तो मालूम हुआ 1 रुपए की चाय मिलती है, एक पॉट 1 रुपए का आता था। तो जब एक आने की चाय पीते थे तो 1 रुपए की चाय पीना जो है वो ज़रा मुश्किल होता था। और जितने भी वो थे ऑफिसर्स और ये सब शाम को किसी न किसी उसमें वहाँ पहुँचते थे। और बच्चों को जब ले जाते थे कि चलिए क्वालिटी, तो बच्चे बहुत खुश होते थे और नाचते थे कि आज क्वालिटी जाएंगे। और कुछ दिन के बाद वहाँ ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी भी हो गई। तो पढ़ने लिखने वाली लड़कियाँ ब्रिटिश काउंसिल जाती थीं और लड़के चाहे पढ़ने लिखने वाले हों या ना हों फिर उनको फॉलो करते हुए ऊपर भी जाते थे, जैसे वो भी बड़े किताबों के शौकीन हैं। पढ़ना वहाँ पर हम लोगों को तमाम जो ब्रिटेन के लंदन टाइम्स और ये वो सब अखबार पढ़ने को मिलते थे, मैगज़ीन पढ़ने को मिलती थी और हम लोग मेंबर थे तो वो ले भी आते थे। लेकिन शहर में ब्रिटिश काउंसिल से जुड़े रहने का अपना एक बहुत बढ़िया माहौल था। उसके आगे ये राम आडवाणी जी जो हैं, ये सब पुरानी किताबें और ये सब इतनी रखते थे कि लोग जाते थे कंसल्ट करने के लिए। शाम को लोग वहाँ बैठते थे, वो भी दाईं तरफ थे इसके मेफेयर के, उसी में।
पहले ये गांधी आश्रम में थे, फिर गांधी आश्रम से ये राम अडवाणी यहाँ आ गए। लखनऊ शहर में बहुत सी दुकानें हैं किताबों की, लेकिन जो बात राम एडवाणी की थी वो किसी में नहीं थी। राम एडवाणी की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि उससे खिंचे हुए लोग चले जाते थे। ये देखिए कि वो कॉम्प्लेक्स एक मेफेयर जो था, एक किस्म का कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, द बेस्ट ईटिंग प्लेस, द बेस्ट लाइब्रेरी और द बेस्ट बुक शॉप। लखनऊ शहर में गाड़ियाँ बहुत कम थीं। मेफेयर के सामने पार्किंग होती थी और उस पार्किंग में करीब 15 गाड़ियाँ खड़ी हो जाती थी। वो भी बीच में खड़ी होती थी और उसमें सबको मालूम था कि ये किसकी गाड़ी है। एक गाड़ी सीधे, एक गाड़ी उल्टी तरफ, और ऐसे हम लोग बीच बीच में सेंटर पॉइंट पे पार्किंग हुआ करती थी। तो ये हजरतगंज का एक कोना ख़त्म हुआ। अब उसके बाद आप जब इधर से चलते, हलवासिया मार्केट आई, ये भी हमारे ज़माने में आई। और हलवासिया मार्केट में समझो एक किस्म से स्लाइटली चीपर बट एवरीथिंग। जिस तरह से हम कह सकते हैं अमीनाबाद में फतेहगंज का गड़बड़ झाला था, वहाँ हर चीज़ मिल जाती थी, बहुत चीप, मगर यहाँ उतनी चीप नहीं, मगर हाँ दर्जी से लेकर के, कपड़े से लेकर के, बटन से लेकर के हर चीज़ मिल जाती थी। और उसके सामने वो मशहूर सिप्तैनाबाद का गेट, 2 गेट हैं बहुत करीब करीब, एक बिल्कुल रोड के ऊपर और एक अंदरूनी रोड पे जो सिप्तैनाबाद ले जाता था। कैथीड्रल मिलता, कैथीड्रल के बाद आपको मिलता ये सोलोमन केमिस्ट वाले थे, अभी हैं शायद सोलोमन केमिस्ट वाले, और साथ ही साथ यहाँ पर विद्या भवन हुआ करता था। उसके बाद इधर बाईं तरफ जब आप आगे जाइए तो वोराज, लीला ब्रदर्स, ये सब, ये बाटा उस वक्त भी थी। जहाँ वोराज हैं उसके बगल में चाइना बार हुआ करता था, बहुत ही सेंटर पॉइंट था, बहुत लोग वहाँ जाते थे। और आगे चलिए तो मॉडर्न नॉवेल्टीज़ में उस समय एक बड़ी नई एक उन्होंने पॉपकॉर्न की मशीन लगाई हुई थी, शीशे से बंद की हुई, और उसमें पॉपकॉर्न उड़ते थे और लोग आते थे उस पॉपकॉर्न मशीन को देखने के लिए कि पॉपकॉर्न कैसे बन रहे हैं और उड़ रहे हैं। ये जो आपकी लेन है, लव लेन, दोनों तरफ दुकानें थीं और चलने का जो पैसेज है वो बहुत पतला था, तो वो एक मौका देता था लोगों को कंधे से कंधा लड़ाने का। तो यहाँ शनिवार के दिन मेडिकल कॉलेज की लड़कियाँ और यूनिवर्सिटी के लड़के और लड़कियाँ ये सब आते थे शाम को घूमने, तो उस लेन में से निकलते थे ये, तो इसलिए इसका नाम ही लव लेन हो गया। वहीं पे ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के हॉबी कॉर्नर था, जब बार का वो था कॉफ़ी का काम, उसके नीचे की तरफ एक चाइनीज़ था, बहुत बढ़िया जूते बनाता था और काम करता था उसका। 1975 में इमरजेंसी के दौरान ब्यूटिफिकेशन के नाम पर तो वो लवलेन की एक तरफ की दुकानें हटा दी गई, तो वो पैसे चौड़ा हो गया, तो उसकी जो ब्यूटी थी कंधे से कंधा लड़ने की वो थोड़ा कम हो गई। ये फिर जब वहाँ से हटे हैं लोग तो ये हलवासिया में आए और जनपथ बना। और आप आगे आइए तो रेस्टोरेंट थे 3, रंजना, अन्नपूर्णा। रंजना से पहले एक न्यू इंडिया कॉफ़ी हाउस हुआ करता था, जो ऐसे लोग के जो जिनको कोई अदब वगैरह से दिलचस्पी नहीं थी वो वहाँ बैठा करते थे। और तीनों अपनी अपनी चीज़ों के लिए मशहूर थे। अब बहुत कम लोगों को मालूम है कि अन्नपूर्णा जो था वो शायद हमारी समझ से उत्तर प्रदेश का या नॉर्थ इंडिया का पहला सेल्फ सर्विंग रेस्टोरेंट था, कि आप जाइए, पेमेंट करिए, प्लेट उठाइए और जो आपको चाहिए खुद उठाइए। इसी कड़ी में फिल्मिस्तान और बाद में प्रिंस टॉकीज का नाम भी जुड़ा, जो बहुत मशहूर हुए और लंबे वक्त तक उस जमाने की मशहूर फिल्मों के जरिए तफरी का सामान फराहम कराते रहे। फिल्मिस्तान पहले प्रिंस कहलाता था, जब प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे उनके नाम पे रखा गया था 1921 में। जू भी उन्हीं के नाम पे रखा गया था, प्रिंस एडवर्ड। प्रिंस के अंदर भी एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, वहाँ पे जूक बॉक्स भी था कि पैसे डालिए म्यूजिक सुनिए, वो एक टंडन जी थे, वो उनका था।
वहाँ पे चारों तरफ केबिन बने थे जहाँ यंग कपल्स अक्सर देखे जा सकते थे। उनकी तो पहली चॉइस ही होती थी कि भाई प्रिंस के अंदर चले जाएं, तो इधर सेकुलेटेड माहौल मिलता था। फिर आप आगे बढ़ते जाइए तो न्यू मार्केट उस समय बना था। न्यू मार्केट में भी एक सेठ स्टूडियो हुआ करता था। सेठ स्टूडियो साहब बहुत ही बड़े मशहूर फोटोग्राफर थे और शहर में प्रेस के लिए भी वो फ़ोटोग्राफ्स खींचते थे और बड़ा अच्छा उनका एक माहौल था। और आगे तो खैर वो तो है ही, वहाँ पे गांधी आश्रम था, वो तब भी मशहूर था, वो आज भी मशहूर है। सन 1922 में मुत्तहिदा सूबों के गवर्नर स्पेंसर हारकोर्ट बटलर ने काउंसिल हाउस यानी आज की विधानसभा की नींव रखी। इस सब के बीच हजरतगंज बाजार ऊंचे तबके में सबसे मकबूल मुकाम हासिल कर चुका था। शहर के कुछ बेहद मारूफ इल्मी इदारे भी हजरतगंज के एतराफ़ में मुकीम हैं, जो इसके बाजार की रौनक को दोबाला करते हैं। तमाम तारीखी इमारतों के अलावा भी हजरतगंज ने लखनऊ को वो सब कुछ दिया जो एक बड़े शहर की तरक्की के तकाज़ों पर पूरा उतरता हो। हजरतगंज का बाजार मशहूर तो था, लेकिन नवाबी दौर के बाद अंग्रेज़ों के ज़माने में जो अहमियत इस जगह को मिली वो आज तक कायम है। ये वही ज़माना था जब शाम के वक्त हजरतगंज की सैर को गंजिंग कहा जाता था और ख़रीदारी के अलावा तफरी के लिए भी सबसे अहम जगह हजरतगंज ही हुआ करती थी। बेशक हजरतगंज लखनऊ शहर के दिल की धड़कन था और आज भी है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो थी वाज द मिक्सिंग ऑफ द सोसाइटी, द डाइवर्सिटी जो आपको मिलती है। गरीब इंसान भी जो होगा वो अपनी महबूबा को लेके कोने में बैठा हुआ चाट खा रहा होगा छोटे से कोने पे लेके, और फिर कार में बड़ी भी मेम साहबें बैठी होंगी और बड़े बड़े बच्चे होंगे, वो सब खा रहे। सो देयर वाज दैट। बट जो चीज़ आज के ज़माने से बहुत मुझे वो लगती है कि देयर वाज सो मच ऑफ सेक्युलरिज्म। कोई नहीं सोचता था कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन क्रिश्चियन है, कोई कुछ नहीं है। और हमारा तो दोस्त था अडवाणी, वो तो हर शनिवार को या ट्यूसडे को वो जाके वो हनुमान मंदिर में ज़रूर जाके बर्फ़ी चढ़ाता था। और हम लोग पीछे खड़े होते थे, वे इंतज़ार करते थे भैया लाओ दो, अब आज बर्फ़ी मिलेगी। सो देयर वाज दिस मिक्सिंग जिसमें कोई भेदभाव था ही नहीं। एंड दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, लर्निंग रिस्पेक्ट, लर्निंग मैनर्स, एफ्लुएंस को या इन्फ्लुएंसेस जो हमारे थे वो सारे मिक्स करके विद सेक्युलरिज्म, विद I can't tell you the amount of kind of lessons that I learned in Hazratganj. Hazratganj is absolutely unique और मैंने पूरी दुनिया घूमी है, सारे सादका के एटमॉस्फेयर्स विद माय काइंड ऑफ प्रोफेशन एज अ फिल्म मेकर। हर तरह के लोग मिले, हर तरह की इवनिंग्स मिली, हर जगह मिली। लेकिन हजरतगंज की शाम जो होती थी वो डिड रियली मेक यू फील द गुड नवाबी स्टाइल। पिछले 2 दहाइयों से शहर की आबादी तेजी के साथ हर तरफ फैल रही है। नए नए बाजार और शॉपिंग मॉल्स शहर की तरक्की की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन हजरतगंज आज भी अपने वक़ार और अपने रौनक के साथ शहर के शहदाइयों के दिलों पर राज कर रहा है और शाम अवध के तसव्वुर को जिंदा रखे है।